नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों को बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहादुर चैप्टर, जो कक्षा 10। ये भाई ये क्लास 10 बिहार बोर्ड का हो रहा है। तो जो जो भाई क्लास 10 बिहार बोर्ड से हैं वो लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और ये कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड है। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे स्टार्ट हो जाइए। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहादुर चैप्टर, जो क्लास 10 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो गया हूँ। तो चलिए भाई लोग देखते हैं। बहादुर चैप्टर जो लिखे हैं वो अमरकांत जी लिखे हैं, ठीक। अमरकांत जी लिखे हैं। तो इनकी जन्म के बारे में तो जानना जरूरी हो जाता है। तो इनकी जन्म जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में, ठीक। नागरा गांव में। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रह जाएगा। तो गांव हालांकि नहीं पूछता है 10th में, वो इंटर में जाकर पूछता है लेखक के गांव कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 1925 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, ठीक। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लास फटाफट से, ठीक। तो देखिए इसमें पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए लेखक परिचय में क्या है कि हिंदी के सशक्त सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव, ठीक। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से इनकी जो हाई स्कूल की पढ़ाई हुई थी, यानी कि 9th और 10th की जो पढ़ाई हुई थी, बलिया में एक हाई स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में, ठीक। वहां से इनकी पढ़ाई हुई थी हाई स्कूल की, यानी कि 9th एंड 10th की पढ़ाई, ठीक। और हाई स्कूल से शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। मतलब गोरखपुर में जो इलाहाबाद है वहां पर रह करके इन्होंने किसकी पढ़ाई की? इंटरमीडिएट की, यानी इंटर की पढ़ाई की, ठीक। जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। मतलब जब 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने शामिल होने का काम किया तो इनकी जो पढ़ाई थी वो अधूरी रह गई, जिसके कारण इनको गोरखपुर में भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी पड़ी और इलाहाबाद में भी इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, ठीक। अब समझ गए गोरखपुर और इलाहाबाद में क्यों इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। क्योंकि जब ये इंटर में थे तब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण इनकी जो पढ़ाई थी वह रुक गई थी। तो इसलिए एक बार गोरखपुर में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और एक बार इलाहाबाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाई बल्ब की वजह से आंख चौंधिया जाता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर देखिए क्या है कि उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद से बीए किया, इलाहाबाद से बीए भी किए, ठीक। और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। 1948 में आता है इन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। बाद में इन्होंने क्या किया, आगरा में ही प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध है। मतलब जितने अभी कहें प्रगतिशील लेखक में शामिल होने के बाद उन्होंने क्या किया कि लेखन लिखने की कहानी की शुरुआत कर देते, ठीक। फिर अमृत पत्रिका, फिर भारत, फिर मासिक पत्रिका जो कहानी थी इलाहाबाद में, फिर मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभागों से ये जुड़ गए थे, ठीक। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी पहली कहानी डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। देखिए भाई अमरकांत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन लेखक को मिला था, किन कथाकार को मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत जी को मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इससे पहले बल्ब को थोड़ा सही कर लेते, मेरा आंख चौंधी आ जा रहा है। बल्ब को सही कर लिए थे। आपको बैकग्राउंड थोड़ा साउंड हटा होगा तो आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है कि उन्होंने बीए भी कर लिया था और उन्होंने कहानी भी स्टार्ट कर दी थी। आगे चलिए। आजादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों
जीवनानुभवों मतलब जीवन के अनुभवों, ठीक। जो मध्य वर्गीय मिडिल क्लास के लोगों का जो जीवन था उन अनुभवों को इन्होंने अनुभव किया। और जिजीविका जिजीविसा जिजीविका नहीं भाई, जिजीविसा जिजीविसा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में वे भी क्या थे, अपने जीवंत मानवीय संस्पर्शीय के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते थे। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फकारपन था। फकारपन क्या होता है कि जब उन्होंने अपनी कहानी स्टार्ट की थी तो अमरकांत के जो व्यक्तित्व थे, अमरकांत साहब के जो व्यक्तित्व थे उनके अंदर जो बातें थी उसमें भी कुछ फकारपन था। फकारपन मतलब क्या, कुछ इधर उधर की बातें, ठीक, जो कि कुछ अलग टाइप का लगता है, ठीक, उसे फकारपन कहते हैं। फकारपन है लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। निजी लोक मतलब अपने लोग, ठीक। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है। जिंदगी और जोंक, भाई कहानी और उपन्यास आप लोग को ध्यान में रखना है। एक है जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक। भाई देखो इसको जो है ना हम बता देते हैं किस किस को याद रखना है, ठीक। आप उस टॉपिक को लिखते चलिए, ठीक। हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिखते चलिए। जिंदगी और जोंक लिख लीजिए, ठीक। इसके आगे है क्या भाई लोग, जिंदगी और जोंक के बाद है देश के लोग। देश के लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि देश के लोग किनकी रचना है, ठीक, तो ये लिख लीजिए देश के लोग। मौत का नगर, मौत का नगर अमरकांत जी की रचना है, ठीक। मित्र मिलन, मित्र मिलन अमरकांत जी की रचना है, ठीक। कुहासा अमरकांत जी की रचना है। अभी जितने हमने कहा कि अभी हमने कहा कि जिंदगी और जोंक, ठीक, उसके साथ कहा देश के लोग, मौत का नगर और मित्र मिलन तथा कुहासा। ये जो इतने बोले ये सब कहानी है, ठीक। ये सब क्या है, कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्रामवासी का आदि उपन्यास है। उपन्यास कौन कौन सा है, सूखा पत्ता, ठीक, आकाश पक्षी, ठीक। उसके बाद लिखिए काले उजले दिन, क्या, काले उजले दिन। उसके बाद लिखिए सुखजीवी और उसके बाद लिखिए बीच की दीवार, उसके बाद लिखिए ग्राम सेविका। ये जो कुछ किताबें की नाम हमने बताए वो क्या है, एक उपन्यास है, ठीक। ये बात ध्यान में रखना है, ये सब उपन्यास है। और इससे पहले जो बताए थे वो एक कहानी संग्रह था, ठीक। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। वानर सेना नामक एक क्या लिखा है, बाल उपन्यास, मतलब एक छोटा सा उपन्यास लिखे थे वानर सेना नाम की, ठीक। तो चलिए भाई लोग, अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। बहादुर की, ठीक। बहादुर क्या है, तो एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ क्या किए, हृदय में एक कसकती अंतर व्यवस्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाए सबरी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। भाई ये हमने अभी पढ़ा, आपको कुछ नहीं बताया। देखिए इसमें क्या है कि बहादुर जो है एक नेपाली लड़का है, ठीक। और वो नेपाली लड़का है जो कि नेपाल, उसकी माँ उसको पीटती है। अब किस कारण पीटती अब कहानी में बताएंगे। कारण यह था कि उसने ना भैंसिया, वो अपने भैंस को क्या किया था, डंटे से पीट दिया था। तो उसकी भैंस जो थी, बहादुर की भैंस, भागते भागते बहादुर के माँ के पास चली गए थे। और बहादुर की माँ के पास चली गए थे तो बहादुर की माँ समझ गए थे कि जरूर इस भैंस को बहादुर ही ने मारा होगा। और तब उसकी माँ गुस्से में आई और खोजा बहादुर है किधर। बच्चा था कि इधर उधर खेल रहा था, तो वो गया एक बहुत बड़ा डंडा, इतना बड़ा डंडा ले ली। और उसके बाद क्या किया उसने, जाकर के इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, बेचारा बहादुर मार के डर से
किस दर से? मार के दर से, यानी कि पिटाई के दर से वो घर छोड़कर भाग गया। और घर छोड़कर भाग करके वो बिहार में आ गया। और बिहार में आकर के एक गांव में वो आ गया, जहां पर एक क्या था कि एक अच्छे खासे परिवार में उसकी एंट्री हो गई। और वहां पर वो नौकर की तरह रहने लगा। लेकिन एंट्री किस प्रकार से मारी थी मालूम है? रुमाल बांध के भाई, रुमाल बांध के एंट्री मारी थी बहादुर ने। चलिए भाई कहानी में चलते हैं। लेकिन जिस परिवार के अंदर उसने एंट्री मारी थी, उस परिवार में एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों भाई बहन थे। तो वो जो लड़का था वो अपने पापा का बहुत दुलारा था, तो वो जो काम बहादुर का था वो कर देता। एक दिन उस पर अंजाम लग गया चोरी का। ठीक, चोरी का अंजाम लग गया, जिसके कारण बहादुर खूब पिटाई की उस सेठ साहब के लड़के ने। ठीक, और उधर से सेठ साहब की पत्नी ने भी पिटाई की। तो फिर बहादुर वहां से भी भाग गया। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में अब कहानी में चलते हैं। कहानी में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ट्विस्ट है कहानी में, बहुत इंटरेस्ट है कहानी। तो इंटरेस्टिंग कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाए तो ठीक रहेगा। ठीक, देखिए कहानी अब स्टार्ट होता है। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया, सहसा। और ये जो जिसके यहाँ बात किया कर रहे हैं ना, वो कहानी ही में पता चल जाएगा। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को ही जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। मतलब लेखक कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को वैसा जाना चाहिए जिस पर बहुत भारी दायित्व आ गया हो। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा गंभीर हो गया था। ठीक, वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। ठीक, कौन सामने खड़ा था? 12-13, अभी नहीं बताएंगे कौन सामने खड़ा। सामने खड़ा था बहादुरी, लेकिन यहाँ पर कहानी में अभी नहीं बता रहा है। क्या कह रहा है? 12-13 वर्ष का लड़का, 12-13 वर्ष की उम्र, मतलब उस लड़के की उम्र क्या है? 12-13 वर्ष की। क्वेश्चन आएगा यहाँ से भाई, क्वेश्चन बनते जा रहा है। क्वेश्चन आएगा कि बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12-13 वर्ष की उम्र थी बहादुर की। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकाइट शरीर, हमारे जैसा, सेम टू सेम हमारे जैसा। ठीक, इतना याद रखे। मैं कोई बड़ा अति मोटा सोटा नहीं हूँ, बहुत ही पतला हूँ। ठीक, तो ठिगना चाहिए चकाइट, चकाइट है, चकाइट शरीर, ठिगना चकाइट शरीर मतलब दुबला पतला शरीर। ठीक, गोरा रंग, भाई मेरा तो काला है, अब पता नहीं गोरा है उसका, हाँ होगा गोरा रंग। ठीक, और चपटा मुंह, सॉरी, इस टाइप से था, इस टाइप से चपटा मुंह था उसका। किसका? बहादुर का। ठीक, चपटा मुंह, वो सफेद नेकर, सफेद नेकर, नेकर भाई पता नहीं क्या होता है, और आधी बाह की ही सफेद कमीज। ओहो समझ गए, नेकर मतलब कोई पेंट हुआ होगा, होता होगा। ठीक, सफेद नेकर यानी कि कोई पेंट होगा उजला वाला। ठीक, और आधी बाह की सफेद कमीज, मतलब हम लोग, आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा ड्रेस मिलता है, मतलब बिना ड्रेस के हम लोग स्कूल नहीं जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल। तो आप अभी तो 9th-10th में, तो आपको ख्याल होगा 9th में, अभी 10th में कितना विद्यार्थी, अभी रूल लागू हुआ तो बहुत विद्यार्थी स्कूल जाता होगा। तो अभी कुछ दिन पहले गर्मी का मौसम था, तो आप लोग उजला शर्ट हाफ वाला पहन कर जाते होंगे। ठीक, तो वही हाफ वाला उजला शर्ट था, सफेद शर्ट, ठीक, सफेद कमीज, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। जूता जो था भूरे रंग का था और बहुत पुराना था। ठीक, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बना था, यहाँ पे एक रुमाल बना था स्काउट की तरह, मतलब वहाँ जो नुकीला जो रुमाल का जो पहले ऐसे कर लिया, मतलब रुमाल को एक फुट से पकड़ दूसरे फुट आराम से खींच लिया, और नीचे वाला जो त्रिकोणवा आया, त्रिकोण को नीचे कर लिया, और जो दोनों खूट आया उसको पीछे बांध लिया। उस तरह से ये क्या क्या था? रुमाल बांधे हुआ था गला में। ठीक, और उसे उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। जब वो आंगन में आया था बहादुर सेठ के आंगन में, तो परिवार के अन्य लोग उसे घेर कर खड़े हो गए थे। ठीक, निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, निर्मला लेखक की पत्नी हो गई है। ठीक, और कभी मुझको और अपने भाई को। ठीक, तो निश्चय हुआ पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर मतलब पंच के तरफ, पंचायती व्यवस्था आप लोगों को पता होगा। तो पंचायत में क्या होता है कि पंच जो होते हैं, जो मुखिया सरपंच होते हैं, वो एक दृष्टि से सभी को देखता है। उसी प्रकार से निर्मला एक पंच की तरह हो गई थी। ठीक, और वो कभी लेखक को देखती, कभी अपने भाई को देखती, और कभी उस लड़के को देखती थी। ठीक, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे।
अब साले साहब समझ में आ गया, उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी का भाई जो है साले साहब हो गए लेखक के। कह रहे हैं उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। ठीक, नौकर खाना, सॉरी नौकर रखना, नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था लेखक के लिए। ठीक, मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। ओहदों मतलब अच्छे पद पर थे। ठीक, पद तो मालूम है, नौकर, नौकरी पर थे। ठीक, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन लेखक तो यहाँ पर तो कहानी लिख रहे थे, अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। सभी लेखक के सभी भाई रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, लेकिन लेखक के यहाँ नहीं थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरफ बैठकर चार पहिया तोड़ती थी। चार पहिया मतलब खटिया, खटिया मालूम होगा, उसे ही चार पहिया कहते हैं। ठीक, चार पहिया तोड़ती थी। हमारे यहाँ खटिया को चार पहिया कहा जाता है, हालांकि चौकी भी होता है। ठीक, तो ये सेठ के रिश्तेदार उनसे भी बड़े सेठ थे, तो यहाँ पर चौकी होगा, पलंग। ठीक, चार पहिया तोड़ती थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। लेखक की पत्नी को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। ठीक, मैं ईर्ष्या से जल गया। जब लेखक अपने रिश्तेदार के यहाँ गया तो वहां ईर्ष्या से लेखक जल गया। ठीक, और इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। मतलब सुबह शाम नौकर चाकर की माला जपने लगी। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो ये तो हो गया। उसी की तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कई इस दुनिया में होगी। भाई है ही, बहुत है, बिहार में बहुत है। ठीक, तो उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। जो लड़का आया था नौकर बन के, वो कौन था? नेपाली लड़का था। ठीक, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर है। बिहार की सीमा और नेपाल, यानी कि समझ जाइए कि मधुबनी के आगे जो जयनगर पड़ता है, मधुबनी से थोड़ा आगे, उसी जयनगर और जानकी नगर, जानकी नेपाल में जानकी पड़ता है। मतलब बिहार की सीमा और नेपाल की सीमा की जो बॉर्डर होगी, उस बॉर्डर पर बहादुर का घर था। ठीक, वहां पर सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में यानी कि लड़ाई में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। बहादुर की माँ जो है पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी काम करके। ठीक, माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी और उसको बहुत मारती थी। कोई भी माँ हो भाई, जब वो गुस्सा में रहती है तो बहुत पीटती है। ठीक, तो उसकी माँ जो थी गुस्सेल थी और बहुत पीटती भी थी, यानी कि बहुत मारती थी। मैं भी बहुत मार खाया हूँ भाई। तो उसकी माँ बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, और वो 12-13 साल का लड़का वो कहाँ से घर के काम धाम में हाथ बटाएगा? वो तो भाई घूमने के लिए आवारागर्दी करेगा, इधर से उधर घूमेगा, वो कभी भी हाथ नहीं बटा सकता। फिर भी बेचारा बहादुर जितना उससे सक्षम हो पाता था वो काम करता था। ठीक, तो वह काम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता। नेपाल में था, नेपाल के बॉर्डर पर था, तो वो अपने पहाड़ी इलाका हो गया, तो पहाड़ी इलाका में वो पहाड़ पर या फिर किसी जंगल में जाकर के घूमने चला जाता था। ठीक, तो जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे को पकड़ता या फल तोड़कर खाता था। ठीक, कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। ठीक, जिससे वह बहुत चिढ़ता था। सॉरी, पशुओं को चराने ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। जो भैंस था बहादुर के माँ के पास, उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहादुर से भी ज्यादा प्यार करती थी उस भैंसिया को। ठीक, उस भैंसिया को बहुत प्यार करती थी। तो भैंस को बहुत मारा बहादुर, बहुत मारा, तो इसलिए वह उससे बहुत चिढ़ता था। वह बहुत चिढ़ गया, भैंस जो है बहुत चिढ़ गया। ठीक, और भैंस मार खा करके क्या हुआ, तो मार खा करके भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। अब बताओ भाई, किसी जानवर को पीटोगे और वो जानवर तुम्हारी माँ की बहुत ही प्यारी होगी,
और वो जानवर को तुम पीटोगे तो अकेला तुम ही हो घर में पीटने वाला, और तुम पीटोगे वो जानवर जाकर के अगर तुम्हारे माँ के पास चली जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा तो समझ सकते हो, समझ सकते हो। तो वही हाल हुआ है यहाँ पर। क्या हो गया, भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रहे थे। भाई हमको ये सोच लगता है भैंस रास्ता कैसे देखा था, खेत में काम कर रही थी, रास्ता भैंस देख कैसे लिया कि उसकी माँ के पास चला गया। तो उसकी माँ के पास चली गई, माँ क्या कर रही थी, खेत में काम कर रही थी। तो उसकी माँ का माथा ठनका, भैंस गई तो माँ का माथा ठनका। माँ समझ गया बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। लौंडे नेपाली भाषा हो गया, ठीक। हालांकि लौंडे का मतलब समझते है लड़का ने, जरूर मेरा बेटा ने इसको मारा है। उसकी माँ समझ गई जरूर बहादुर ने उसको मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। कौन पागल होगी, बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई। और जब लड़का आया यानी कि बहादुर आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके, मतलब अनुमान करके, अनुमान लगाया कि भैंस को कितना मार लगा होगा, उतना अनुमान करके उसकी दुगुनी पिटाई कर दी बहादुर की, ठीक। अब समझो अगर भैंस का हड्डी टूटा होगा, हड्डी तो भाई नहीं टूटा था, अगर ददरा समझते हो भाई, जब पीटा जाता है तो पीठ पर इस टाइप से ददरा ऊपर जाता है, इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से नहीं, मतलब जब रस्सी रस्सी से पीटते हैं या फिर बोलते हैं क्या, जो डंडा से या फिर छरी से पीटते हैं, तो इस टाइप से उखड़ जाता है ददरा, ठीक। तो इस टाइप से उसके पीठ पर चिन्ह बन गया होगा भैंस के पीठ पर। तो समझ सकते हो अगर बन गया होगा तो उसकी माँ उसकी कितनी पिटाई की होगी। ये 4 बना है तो उसकी माँ उसको 8 बना दी होगी, 8 बना दी होगी उसकी माँ, ठीक। तो उस टाइप से दुगनी पिटाई की, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भैंस का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई करते। डंडे से जब दुगनी पिटाई होगी तो समझो उसका क्या हाल हुआ होगा बहादुर का। और वह नहीं कहारता हुआ, और वह वहीं कहारता हुआ छोड़कर घर लौट गए। मतलब खेत में ही उसकी पिटाई कर दे और वहीं पर कहारता हुआ बहादुर चिल्ला रहा है, कुहर रहा है, वहीं पर कुहरता हुआ छोड़ दिया उसको। और उसकी माँ जो है घर चली गई, ठीक। लड़के का मन माँ से फट गया, माँ से उसका मन जो है फट गया, मतलब माँ से दूरियां बनने लगी उसके मन को। और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, रात भर जंगल में घूमता रहा। जब सवेरा होने का आया तो वो घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। जब सवेरा होने की यानी कि भोरवा, भोरवा समझते हो, मतलब 3-4 बजे सुबह, ठीक। उस टाइम वो आया घर में और चुपके से घुस गया। घुसने के बाद क्या किया, फिर उसने घी की हंडिया में हार डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। और जिस टाइम ये कहानी लिखी गई थी वो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी थी, स्वतंत्रता संग्राम के समय की कहानी थी। और उस टाइम 2 रुपये का महत्व समझते हो, 2 रुपया यानी कि 200 रुपया के बराबर उस टाइम होता था। तो 2 रुपये उसने निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ये तो मुहावरा बहुत ही पहले सुनता होगा। तो अंत में वो क्या हुआ, घर छोड़ के भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। 6 मील की दूरी पर वहां से क्या था, बस स्टैंड था। 1 मील में कितना होता है भाई, ये देखना पड़ेगा, इसमें दिया है कि नहीं। 1 मील इसमें तो नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है भाई, हमको तो नहीं मालूम है 1 मील में कितना होता है। तो 6 मील वह क्या किया कि 6 मील साइड होकर के बस स्टैंड था तो वहां पर चला गया। तो वहां पर चला गया और वहां से गोरखपुर जाने वाली बस थी। वहां से गोरखपुर जाने वाली बस ले ली। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये लेखक का घर भी गोरखपुर, उस टाइम गोरखपुर में लेखक रहते थे। तो तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा, यानी कि लेखक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है जी। तो दिल बहादुर साहब, यहाँ साहब की जगह पर साहब के जगह पर क्या लिखा हुआ है, साहब। मतलब वो जो बहादुर बोला था कि लेखक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर ने कहा दिल बहादुर साहब, दिल बहादुर साहब। यहाँ ह जो है साइलेंट है, ठीक। दिल बहादुर साहब, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे
और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। ये लेखक बोल रहे हैं। ठीक, ये बात उन्होंने कहा बहादुर से। और क्या कहते हैं कि अगर वह वहां यहाँ रह गया तो ढंग सौर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। बहादुर को कहता है निर्मला जी कि इस मोहल्ले में जो इस इलाके में जो है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही बेकार लोग हैं, उसके यहाँ ना तुम जाना ना उसका काम करना। वो निर्मला दिल बहादुर को समझा रही है, हालांकि दिल हटा करके बहादुर बना देता है उसका। तो ठीक, ना उसका काम करें। ठीक, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और से बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। बहुत ही उदार से क्या किया, दिल शब्द उड़ा दिया। ठीक है, दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। पिल्ला मतलब पता है कि कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे पिल्ला कहा जाता है, पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। किसको देख करके? बहादुर को देख करके। ठीक, ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बात है। ठीक, उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। यानी घर के जो लड़के थे वो भी निर्मला के बेटा बेटी ये सब कर बोलते थे, पूछते थे। ठीक, वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती कि बहादुर खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, इस बात की फिक्र रहती थी। भाई अपने भारत की यही तो एक पहचान है कि भारत में कोई भी आ जाए अतिथि तो उसको भगवान की तरह देखा जाता है। बताओ, नेपाली लड़का था, नौकर बन के आया था, फिर भी उस वो खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं खाया, इसकी बहुत फिक्र लगी रहती थी निर्मला को और उसके साथ साथ घर के और लोगों को। ठीक, निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर अगर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? भाई देखो पड़ोसी को कैसे ईर्ष्या दिलाती है, मतलब पड़ोसी को कैसे जलाती है। कहती है बहादुर अगर खाना क्यों नहीं खा लेते, मतलब बहादुर नौकर है तो कहता है बहादुर अगर खाना क्यों नहीं खा लेते। इतना प्यार नौकर को देगा तो भाई क्या अगर समझ सकते हो। तो ऐसा पूछता था। और दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, क्या बोलती है निर्मला, और दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो साफ साफ यह कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए। महीनवारी मतलब 100-150 रुपया भले ही महीना में उस पर खर्च हो जाए। ठीक, लेकिन उसको कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसको? बहादुर को। एक नेकर कमीज और उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। बहादुर को कह रहा है एक नेकर और कमीज उसी दिन लाए थे और एक और बन रहा है आपके लिए, यानी कि बहादुर तुम्हारे लिए एक और बन रहा है, ये बोलते थी। धीरे धीरे वह घर से के सारे काम करने लगा। कौन? बहादुर घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। नीम का पेड़ का जो दातुन होता है भाई बहुत बेस्ट होता है, बेस्ट। हमारे यहाँ कहावत है, उत्तम चिड़चिड़ी मध्यम भाट तृतीयम नीम। अगर चिड़चिड़ी का दंतन मिले, दंतन मिले, दांतुन मतलब मुंह धोने वाला, मुंह सफा करने वाला, अगर चिड़चिड़ी का दांतुन मिले तो चिड़चिड़ी उत्तम होता है। मध्यम यानी कि दूसरा जो होता है भाट होता है। भाट आप लोग ने कुछ बच्चे समझते होंगे जिसके लायक हम पाया जाता होगा और कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे। तो भाट होता है जो कि दूसरा होता है। और नीम, नीम जो कि एक पेड़ में होता है, उसकी टहनी से बनाया, पतला टहनी से दांतुन बनाया जाता है तो वो तृतीयम, मतलब ये तीनों जो दांतुन बनाया जाता है तीनों चीजों का ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक, ये बात को ध्यान में रखना, सबसे बेस्ट होता है। तो क्या तोड़ लाता था
वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए, मतलब बिना हाथ के सहारे कुछ दूर तक टहनी पर, यानी कि पैर की जो टहनी होती थी उस पर दौड़ते हुए क्या करता था, चढ़ जाता। मिनट भर में वह पैर की पुलई पर नजर आता। पुलई मतलब क्या, सबसे ऊपर फुलहड़ी, फुलहड़ी समझते हो, छिप, छिप समझते हो, सबसे ऊपर वहां पर जाकर के वह नजर आता कुछ ही मिनट में। ठीक, मिनट भर में, 1 मिनट भर में। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, ऐसे, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, बहादुर नौकर की तरह वह खटता रहता। ठीक, अंगीठी जलाता, अंगीठी मतलब समझते हो, ठंडी के समय में जो जलाया जाता है, जिसको, जिसके आगे हम लोग, आप लोग जो है, यानी कि हाथ ऐसे रख करके आराम से अपने हाथ को सेकते हैं, तो उसे अंगीठी कहते हैं। ठीक, तो अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, चाय भी बना करके पिला देता था। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता, बर्तन भी साफ कर देता था और कपड़े भी धो डालता था दोपहर में। वह रसोई बनने की भी जिद करता था, कौन, बहादुर, रसोई बनने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। ठीक, कौन, निर्मला, निर्मला की तबीयत ठीक नहीं थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। क्या कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। बहुत ही लंबा कहानी है, फिर भी चलो जहां तक चलते हैं, तकलीफ बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये बात बोलता था। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता, वह कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। अगर बहादुर को समय मिलता था, दौड़ता हुआ जाता और दवाई का जो डिब्बा है वो ला करके निर्मला के आगे रख देता था। ठीक, अब जब मैं शाम को दफ्तर से आता, मतलब लेखक जब शाम को दफ्तर से आता, यानी कि अपनी ड्यूटी पूरा करके आते, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, वह एक बार मेरी ओर देखकर फिर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। मतलब बाद में कौन आता था, बहादुर आता था और लेखक की तरफ देख करके सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था बहादुर। ठीक, और मुस्कुराने लगता, वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, मतलब छोटी मोटी घटना का रिपोर्ट देता। क्या, तो बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था, मतलब सिनेमा देखने के लिए गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था कि गोया बहुत ही मजेदार बात कर दियो, मतलब वो जो है बहादुर है, बहुत ही मजेदार बात कर दियो, इस प्रकार से वह हंसने लगता था। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। लेखक दूसरी ओर देखने लगता था। ठीक, निर्मला कभी कभी उससे पूछते थे, बहादुर तुमको कभी अपनी माँ की याद आती है? बहादुर बोलता है, नहीं। निर्मला पूछते, क्यों? बहादुर कहता है, वो मारता क्यों था? मतलब बहादुर कहता है, मेरी माँ मुझको मारती क्यों थी? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। फिर तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? फिर निर्मला पूछती है बहादुर से कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? तो बहादुर क्या कहता था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह क्या करता था, फिर और भी हंसता था, ये बात बोल के और भी हंसने लगता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, दरी मतलब बिछा कर सोने वाला। ठीक, वो दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांस खट मतलब खटिया, ठीक, बांस का जो खटिया होता है उस पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता और बाईं ओर काफी झुकी रहती थी, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक, लेकिन हमारे दाईं ओर झुक गया, इस टाइप से बाईं ओर। ठीक, लेकिन वो जो था नेपाली टोपी गोल टाइप का था। ठीक, तो वो गोल टाइप का नेपाली टोपी पहन ले रहा था, जो कि बाईं ओर काफी झुकी हुई थी, और बाईं ओर झुकी हुई थी। और उसके बाद क्या करता था वो, फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था।
वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जब उसकी जेब में निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी, कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, वह कुछ देर तक उससे खेलता था। जो उसके पास था उससे कुछ देर तक ली बहादुर क्या करता था, खेलता था। ठीक, उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। ठीक प्यारे साथियों, आज यहीं तक रहने देते हैं, काहे की कहानी बहुत लंबा है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे भाई, कितना पेज बचा है, एक बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पेज बचा है, मतलब 6 7 पेज बचा है भाई लोग। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये 6 7 पेज अच्छे से बता दिया जाएगा, काहे कि बहुत टाइम खिंचा जाएगा। ठीक, तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।